बीजेपी के लिए लोकसभा का एजेंडा तय, कांग्रेस के लिए लगी सवालों की झड़ी। सेमीफाइनल में खराब रिजल्ट, अब क्या होंगे रणनीतिक फेरबदल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। 3 राज्यों में बम्पर जीत की बातें तो बहुत हो चुकी। राजस्थान में जीत तो ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत ने बीजेपी को भी हैरान कर दिया, लेकिन कुछ बातें भी साफ कर दी। अब लोकसभा की रणनीति बीजेपी के लिए पानी की तरह साफ है और कांग्रेस के लिए किसी जंगल की तरह उलझी हुई। इन चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस ने तमाम पैतरे अपनाए, आजमाए, लेकिन हर चाल उल्टी ही साबित हुई, जिसका नतीजा बीजेपी की मध्य प्रदेश में बम्पर जीत और बोनस में मिली छत्तीसगढ़ की जीत के रूप में सामने आ चुका है। चुनाव से पहले तक कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि उसकी जीत तय है। जनता में नाराजगी, कार्यकर्ताओं में गुस्सा और गुटबाजी से बीजेपी टूट चुकी है। इन खबरों से राजनीतिक गलियारे भरे पड़े थे, लेकिन नतीजों में ऐसी कोई झलक नजर नहीं आई। मोदी मैजिक कहकर इसे बीजेपी कैश करा रही है, लेकिन असल जादू उस माइक्रो लेवल की स्ट्रेटेजी का है जिसने कांग्रेस भांप भी नहीं सकी और बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। जीत के आंकड़े देखकर बीजेपी नेता भी कुछ देर हैरान रहे और कांग्रेस के चेहरे के रंग उड़ गए। ये हर कोई समझना चाहता है कि आखिर कांग्रेस एक चूक कहां कर गई और बीजेपी कहां बाजी मार गई। हम आपको बहुत आसान भाषा में बताते हैं ये दोनों कारण और ये भी कि अब ये रणनीति कैसे लोकसभा में कारगर होने जा रही है। 3 राज्यों की जीत ने पूरे देश में ये मैसेज दे ही दिया है कि बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टी है। देश का हिंदू हो या पिछड़े हो, सब बीजेपी और बीजेपी से ज्यादा मोदी के फेस पर यकीन करते हैं। इस भरोसे के आगे कांग्रेस के वोट पोलराइजेशन की हर कोशिश नाकाम रही। उल्टे बहुत सी बातें ऐसी रही जिसकी वजह से रिवर्स पोलराइजेशन की नौबत आ गई और बीजेपी के लिए वो फायदेमंद साबित हुई, जिसमें से एक हमास और इजराइल की लड़ाई का मुद्दा था। वैसे तो इस मुद्दे का देश से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध पर ट्वीट और उसके बाद कांग्रेस का हमास के प्रति रोना और सरकार का अपना स्टैंड क्लियर करने जैसी डिमांड करना भारी पड़ गया। बात सिर्फ कांग्रेस के एक स्टैंड की नहीं है। बीजेपी की हर चुनावी रणनीति के आगे कांग्रेस की समझ बहुत पीछे नजर आने लगी है, जिसमें से एक इंडिया गठबंधन भी है। नाम इंडिया जरूर रखा है, लेकिन इंडिया जैसी विविधता में एकता की उम्मीद यहां मुश्किल ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस की करारी हार में छिपा सबक यह भी है कि अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी बने रहना है तो उसे खुद क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पिच पर बैटिंग करना होगी, यानी क्षेत्रीय दलों के मुद्दों की पिच पर छोड़कर खुद की बैटिंग करना होगी। अखिल भारतीय सोच के साथ ही मतदाता के पास जाना होगा। अपने साथियों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी खुलकर रेवड़ी कल्चर को अपनाया। वो इस खेल का हिस्सा बनी और कर्नाटक का चुनाव जीत भी गई। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि अगर बीजेपी इस खेल में उतरी तो कहीं ज्यादा दमदार होगी, और हुआ भी यही। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से योजनाओं और सुविधाओं का अंबार लगा दिया। खासतौर से छत्तीसगढ़ में नारी सम्मान, बेरोजगार युवाओं के लिए मदद के नाम पर बीजेपी ने ढेरों फॉर्म भरवाए। पूरी जनता ने उन कागजों पर सिर्फ इसलिए भरोसा भी कर लिया कि नाम जुड़ा था मोदी की गारंटी। और मिसाल जुड़ी थी मध्य प्रदेश की, जहां महिलाओं को लाड़ली बहना मानकर निश्चित राशि हर महीने दी जा रही है और युवाओं को सीखो कमाओ के नाम पर निश्चित राशि हर महीने दी जा रही है। ये संदेश काफी थे और छत्तीसगढ़ ने मोदी पर भरोसा कर लिया। जिस स्टेट में कांग्रेस जीत को लेकर कॉन्फिडेंस थी, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस सोशल मीडिया पर तेजी से एक्टिव है और ठीक वही परसेप्शन बनाने की कोशिश में जुटी है जो बीजेपी ने राहुल गांधी के बारे में बनाया था। लेकिन ये कोशिशें भी बैकफायर करती ही नजर आ रही हैं, जिसके बाद कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि बीजेपी से लोकसभा में जीतना है तो सिर्फ
सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड में रहने से काम नहीं चलने वाला। जमीनी स्तर पर रणनीतिक तैयारी करनी होगी। कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग में बड़ा फर्क दिखा, वो भी छत्रपों को लेकर। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी परिवार का आलाप लगा रही है, लेकिन सच्चाई है कि चुनाव के समय अपने छत्रपों की राजनीति से उबर नहीं पाई और पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंप दी। दूसरी तरफ गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी ने मोदी के फेस को आगे किया और हर गुट और छत्रप को एक बराबर कर दिया। इसका इफेक्ट कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त दिखा, जो मोदी नाम और उनके चेहरे के पीछे बिना सोचे समझे चल पड़े। मोदी नाम की लोकप्रियता का इम्तिहान भी डिस्टिंक्शन से ज्यादा मार्क्स लेकर पास हुआ, जो सत्ता के फाइनल में ज्यादा अंक दिलाने का आधार भी बन चुका है। और यह भी स्पष्ट हो चुका कि इस चेहरे के आगे एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर भी फेल हो रहा है और अब ये जांचा परखा फार्मूला लोकसभा में लागू होना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया हमारे डबल इंजन का मुख्य विषय रहा। जिस प्रकार से मोदी जी ने 9 सालों के अंदर लगभग 8,30,000 करोड़ रुपए दिए केंद्र के हिस्से से जो मध्य प्रदेश को मिलना था, और मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में मात्र 1,58,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये लगभग 6 गुना से अधिक राशि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने मध्य प्रदेश को दी। इस समय 15 महीने का जो कार्यकाल कमलनाथ जी का रहा, काट की हांडी वाला, उस समय भी जो पैसा दिया था वो भी इसमें इंक्लूड है केंद्र का। और माननीय शिवराज जी ने भी जिस प्रकार से जन कल्याण की जो गंगा बहाई, तो ऐसे मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार की और केंद्र की मोदी सरकार की 500 से अधिक योजनाओं का जो लाभ हमने धरातल पर एक ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन करके जनता को दिया, उसके महाविजय है। और अब चूंकि लोकसभा के चुनाव में निसंदेह आपने कहा, हमने लक्ष्य रखा है कि वह मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि केंद्र की जो 2 बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने भारत को एक वैश्विक पहचान दी है, भारत को एक आर्थिक साम्राज्य शक्ति बनाया है। आर्थिक शक्ति के तौर पे आप देखिए कहाँ हम 12वें स्थान पर हुआ करते थे, आज हम आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने वाले देशों में टॉप के 5 कंट्रीज में आ गए हैं, 5 देशों में आ गए, और बहुत जल्दी हम जो शीर्ष के 3 देश जो आर्थिक साम्राज्य शक्ति वाले देश हैं, उनमें मोदी जी ने हमें उनके कुशल प्रयासों से, अर्थशास्त्रीय प्रयासों से, चाणक्य प्रयासों से उन्होंने हमें उस स्तर पर पहुंचाया है विश्व के अंदर। तो इसी प्रकार हम उनके मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। मोदी सिर्फ एक चेहरा नहीं, बीजेपी के लिए एक ब्रांड और भरोसे का बॉन्ड बन चुकी है, जिसके साथ जनता जिस मजबूती से जुड़ी है उसे तोड़ पाना अगले 5-6 महीने में तो आसान नजर नहीं आता, खास तौर से तब जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इसका कोई तोड़ निकाल पाने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। जिन प्रदेशों में जीत तय थी, कांग्रेस ने उसे ओवर कॉन्फिडेंस में गंवा दिया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान भी सजने से पहले उजड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब मोदी फैक्टर आदिवासियों और पिछड़ों में भी काफी हद तक पसंद किया जा रहा है। ओबीसी के मुद्दे भी इसलिए फेल हो गए, इंडिया गठबंधन से मिले नए साथियों के सुर से सुर मिलाते मिलाते कांग्रेस ये भूल गई कि मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा ही बीजेपी की पहचान बन चुका है। जातिगत जनगणना और ओबीसी के मुद्दे पर युवा, महिला, किसान और गरीब का मोदी का नया जातिवाद भारी पड़ गया। अपनी यात्राओं के जरिए राहुल गांधी ने अपनी छवि जरूर बदलने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन पनौती जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स में उलझकर और विदेशों में जाकर मोदी सरकार की बुराई कर कर अपने किए धरे पर पानी भी फेर लिया। कांग्रेस के रणनीतिक धुरंधरों को अब ये समझने की जरूरत है कि चूक कहां हो रही है। मोदी फेस की लोकप्रियता से टकराते रहने से बेहतर है उन्हें अब तक सिर्फ नुकसान ही नुकसान हासिल हुआ है। ये लोकप्रियता यकीनन समझ से परे है और यही वजह है कि इससे इतर एक ठोस और बारीक रणनीति पर काम करना कांग्रेस के लिए उतना ही जरूरी है जितना लोकसभा में अपना वजूद बचाए रखना। अगर इस चुनाव पर जाओगे तो चुनाव में बड़ी विसंगतियाँ रही। मैं समझता हूँ जैसे मेरा एक ये मोबाइल है, मैं जरा दिखा दूँ कैमरे को, ये मोबाइल है, इसकी रात को बैटरी मैंने 100% की, लेकिन अभी 3 बजे तक इसकी बैटरी 60% रह गई। और ऐसी कौन सी वजह है कि ईवीएम मशीनों की तकरीबन एक उस पर लोग विधानसभा में बात करें तो 100 ईवीएम की बैटरी 99% दिखी 12 दिन बाद।
ये एक बहुत बड़ा एक लॉजिकल कारण है। तो जरूर इनमें हेरा फेरी हुई है। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि बैलेट पेपर जब खुले उसमें 199 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी, लेकिन जैसे ईवीएम शुरू हुई और इनका ट्रेंड बढ़ा तो प्रशासनिक लोगों ने इतना अधिक वो जमाया उन पर रुतबा कि गोहद के लाल सिंह आर जो हार गए भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने तो कलेक्टर के सामने लगातार दबाव डाला कि प्रमाण पत्र मुझे दे दो, लेकिन कांग्रेस के लोग और पत्रकारों ने घेर लिया और कलेक्टर ऐसा नहीं कर पाया। सच्चाई ये है कि ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जब वोट डाले जाते हैं ना तो बड़े बड़े लोग दूर दर्शित हो जाते हैं। हमने इस चुनाव में देखा है कितने बड़े बड़े नेता जमीन पर आ गए हैं। तो अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि मोदी के अपने कृत्यों ने उन्हें आज इतनी बड़ी हाइट दे रखी है। पहले कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि उन्हें किसने नकारा है, ईवीएम ने नकारा है या जनता ने नकारा है, उसके बाद में उन्हें रणनीति बनाना चाहिए। इन मुद्दों के अलावा कांग्रेस ने लाख कोशिश की कि किसी तरह सनातन को अपना सके, लेकिन खुद को हिंदूवादी साबित करने के चक्कर में वो सिर्फ बीजेपी को फॉलो करती नजर आ रही है। इस चक्कर में उसका दूसरा वोट बैंक भी कमजोर पड़ रहा है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को रणनीति बदलने की जरूरत है? आपके पास है 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश में सीएम फेस तय करने में बीजेपी को होंगी मुश्किलें, तो इसके जवाब में 63% लोगों ने कहा हाँ, 34% लोग बोले नहीं और 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। हर 5 साल में लोकसभा से पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा को सत्ता का सेमीफाइनल यूं ही नहीं कहते। हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों के नतीजे लोकसभा की तस्वीर भले ही साफ ना कर सके, लेकिन ये जरूर क्लियर कर देते हैं कि किस पार्टी की कौन सी रणनीति जनता पर कारगर साबित हो रही है। सो बीजेपी को ये ठीक समझ आ चुका है कि उसे किस टेक पर आगे बढ़ना है, लेकिन कांग्रेस के लिए हर रास्ते बंद ही नजर आ रहे हैं। चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बनाना या फिर रेवड़ी कल्चर की होड़ करना हो, कांग्रेस ने हर मोर्चे पर मात खाई है। अब देश जीतने से पहले जरूरी ये हो गया है कि वो कम से कम उन राज्यों में लोकसभा सीटें बचा ले जहां वो खुद सत्ता में काबिज है। नमस्कार।